व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो फाइनली मैं अपने चैनल के ऊपर बेसिकली एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम बेसिकली एक्सप्रेस को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे विद टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली मैं ऑलरेडी इसको डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या चीज़ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप बेसिकली जो है वो मेरे चैनल पर जाकर टाइपस्क्रिप्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि टाइपस्क्रिप्ट क्या चीज़ है। और इसी पॉइंट पर जब मैं नेस्ट जेएस की सीरीज़ लॉन्च कर रहा था तब मैंने बेसिकली जो है वो प्लेन नोड जेएस, एक्सप्रेस और नेस्ट जेएस के अंदर बेसिकली मैंने डिफरेंस बताया था, जिसके अंदर मैंने बेसिकली एक्सप्रेस को एक्सप्लेन किया था कि एक्सप्रेस बेसिकली एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएस के ऊपर लिखा गया है, जो बहुत ही हमें जो है ना वो ईज़िली हेल्प करता है फॉर राइटिंग रेस्ट एपीआईज़। ठीक है, तो इस तमाम सीरीज़ में हम बेसिकली एक्सप्रेस को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे विद टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, मूविंग ऑन, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि हम जो जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम बेसिकली एक्सप्रेस को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो बेसिकली हमारा वेब सर्वर होगा। ठीक है, जो बेसिकली हमें हेल्प करता है फॉर राइटिंग रेस्ट एंड पॉइंट्स। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ प्रॉपरली सर्वर साइड रेंडरिंग करवा कर भी पूरी अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप ये अप्रोच को नहीं लेके जाते तो आप बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हुए रेस्ट एपीआईज़ भी ले सकते हैं, जो बेसिकली मेरा सेकंड जो है वो पॉइंट है। ठीक है, तो हम बेसिकली एक्सप्रेस को इस्तेमाल करते हुए रेस्ट एपीआईज़ लिखेंगे, और इसी के साथ साथ हम बेसिकली जो है पोस्टग्रेस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे होंगे विद टाइप ORM। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम ORM इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इस केस में हम लोग टाइप ORM को इस्तेमाल कर रहे होंगे। टाइप ORM के ऊपर जो सीरीज़ है वो मैंने ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करके रखी हुई है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे हम लोग बेसिकली ये भी देखेंगे कि एक्सप्रेस के अंदर बेसिकली हम लोग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग परफॉर्म करने के लिए जो है वो JWT टोकन्स की जो है वो हेल्प ले रहे होंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर हम उस टोकन के अंदर बेसिकली उस यूज़र का रोल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन हम सेव करवा रहे होंगे, और वही रोल वगैरह की इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम ऑथराइजेशन वगैरह अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे अगर आप मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कोड। ठीक है, अब जब भी हम एक्सप्रेस जेएस की बात करते हैं तो एक्सप्रेस जेएस की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाते हैं ना तो आपको वहाँ पर यही मिलता है कि एक्सप्रेस बेसिकली एक अनओपिनियटेड फ्रेमवर्क है, मतलब इसको लिखने का कोई नज़रिया नहीं है, हर डेवलपर इसको अपने अंदाज से लिख रहा होता है। लेकिन इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस सीखा है कि एक्सप्रेस को किस तरीके से लिखना चाहिए और किस तरीके से हम एक ऐसा आर्किटेक्चर बना सकें जो कि स्केलेबल भी हो और बाकी डेवलपर्स भी इसको ईज़िली अडॉप्ट कर सकें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट को हम साथ-साथ लेके चलें। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिकली इसमें आपको एक पॉइंट ऐड करवा दिया है कि हम इसके अंदर क्लीन और ऑर्गेनाइज़्ड कोड लिख रहे होंगे, जिसके लिए हम लोग जो है ना ईज़िली हम इस स्ट्रक्चर को लेते हुए हम प्रॉपर्ली स्केल कर पाएँगे। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखेंगे। ठीक है, और बहुत क्लीन लिखेंगे ताकि हर डेवलपर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और इसी पॉइंट पे जो है ना बहुत से लोग मुझसे जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैंने कई वीडियो तो ऐसी बनाई हैं जिसके अंदर बेसिकली मैंने उन रिपोजिटरीज़ का एक्सेस नहीं दिया उनको गिट के ऊपर। तो अगेन ये मेरा स्टार्ट था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि जो है ना वो गिट भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा। तो मैं इस पूरी पूरी जो सीरीज़ में करूँगा एक्सप्रेस और टाइपस्क्रिप्ट के, इसके अंदर मैं जो है ना हर एक चीज़ गिट पर अपलोड कर रहा हूँ, और उसकी रिपोजिटरी मतलब जो गिटहब का URL होगा वो आपको बेसिकली मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है, और ये बेसिकली वो ओवरऑल टॉपिक्स हैं। अब इसमें इन डेप्थ टॉपिक्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस सीरीज़ को। ठीक है, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आप लोगों के लिए टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे मैंने सोचा है कि मैं बेसिकली इस एक्सप्रेस और जो टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज़ होने वाली है इसको मैं प्लेन नहीं करूँगा, बल्कि इसके एंड में हम बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो अगेन बेसिकली एक टू डू एप्लीकेशन होगी, और उसके अंदर बेसिकली हम लोग एक्सप्रेस के अंदर अपना बैकएंड लिख रहे होंगे। ठीक है, और जो बैकएंड लिखते हुए जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए होंगे हम सारे के सारे इन टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट करते हुए इस एप्लीकेशन का बैकएंड लिखेंगे एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है, और उसके साथ हम लोग बेसिकली फ्रंट एंड उस एप्लीकेशन का डिज़ाइन करेंगे रिएक्ट के अंदर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं नेस्ट जेएस में कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी नेस्ट जेएस की सीरीज़ फॉलो की है तो उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने एंड में टू डू ऐप का एक प्रोजेक्ट भी किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रंट एंड पर रिएक्ट इस्तेमाल की थी। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्ट को स्पेशली इस्तेमाल करने का कोई रीज़न नहीं है, बस ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि रिएक्ट बेसिकली एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है। ज़्यादातर डेवलपर्स जो हैं बेसिकली वो रिएक्ट प्रेफर करते हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं। ठीक है, अगर ये एक बहस है कि आप एंगुलर की तरफ जाएँ, रिएक्ट की तरफ जाएँ, व्यू की तरफ जाएँ, बस रिएक्ट को इस्तेमाल करने का मेन रीज़न ये है कि मुझे रिएक्ट पर एक बहुत अच्छी ग्रिप है, इस वजह से मैं रिएक्ट को प्रेफर करता हूँ।
ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैंने जो है बेसिकली इस सीरीज़ की कुछ प्री रिक्विजिट्स मेंशन किए हुए हैं कि आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के ऊपर कमांड हो। सेकंड, आपको नोड जेएस एंड एनपीएम के बारे में पता होना चाहिए। एंड थर्ड पे ऑब्वियस ही बात है, आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए ही क्लीन कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हुए अपने कोड को बहुत क्लीन लिख रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बेसिकली ये है कि आपको डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ में पोस्टग्रेस डेटाबेस को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास जो है वो डेटाबेस में आपको एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट सारे के सारे आने चाहिए, क्योंकि हम लोग टाइप ओआरएम के थ्रू सारे के सारे एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन राइट भी कर रहे होंगे और रीड भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं और अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जाकर एक्सप्रेस जेएस को सीखते हैं और अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि मैंने अपने वीएस कोड को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लिया, जिसको मैंने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया और इस फ़ोल्डर को मैंने नाम दे दिया एक्सप्रेस ट्यूटोरियल का, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे बेसिकली हम यहाँ पर अपनी सबसे पहले पैकेज.json की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को भी क्लियर कर लेता हूँ और क्लियर करते साथ ही बेसिकली मैं npm की कमांड चलाऊँगा और init डैश वाई करूँगा। init डैश वाई का मतलब ये है कि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ पैकेज.json की फ़ाइल को क्रिएट करना चाह रहा हूँ और पैकेज.json की फ़ाइल बेसिकली मेरे डिपेंडेंसीज़ को ट्रैक कर रही होती है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये कुछ टाइम लेगा और मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक पैकेज.json की फ़ाइल को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पैकेज.json की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। और अगर समहाउ आपके पास npm और नोड की कमांड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नोड.js इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आप इजीली जाकर नोड.js की वेबसाइट पर जाकर नोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पैकेज.json की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं, इसी पॉइंट पे बेसिकली जो है मुझे यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा, जिसमें मेरे पास एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम एक्सप्रेस के साथ ही यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो मैं जैसे ही npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद बेसिकली एक्सप्रेस को मेरे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो इसने एक और पैकेज log.json की फ़ाइल क्रिएट कर दी, जो बेसिकली मेरे डिपेंडेंसीज़ के वर्जन को ट्रैक कर रही होती है। और अगर आप पैकेज.json की फ़ाइल खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज़ के सेक्शन में इसने ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस को ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस मेरे पास ऐड हो चुकी है। और इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप बेसिकली अगर खोलें तो आपको तमाम डिपेंडेंसीज़ मिल जाएंगी जो हमने बेसिकली इस वक्त डाउनलोड की हुई हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं दोबारा टर्मिनल के अंदर आता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक्सप्रेस को टाइपस्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मुझे कुछ डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज भी रिक्वायर्ड होंगी, जो मुझे प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट के दौरान चाहिए, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल और यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा डैश डैश सेव डैश डेफ, जो बेसिकली npm को बताएगा कि ये तमाम की तमाम जो है वो डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज होने वाली हैं, ठीक है। और उन डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज मेरे पास सबसे पहले @types स्लैश एक्सप्रेस होगा, जो बेसिकली एक्सप्रेस की टाइप डेफिनेशंस हैं। और इसी के साथ हम टाइप स्क्रिप्ट को भी इंस्टॉल करेंगे और इसी पॉइंट पे हम नोड मोन को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप्स एक्सप्रेस बेसिकली क्या है, ये एक्सप्रेस की टाइप डेफिनेशंस हैं जो हमें बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट में एक्सप्रेस की जो है ना वो इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही होंगी। और सेकंड में मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट की डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है, ठीक है, क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट भी चाहिए यहाँ पे। और थर्ड में मेरे पास नोड मोन है, ठीक है। और नोड मोन बेसिकली क्या है कि वो आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस के सर्वर को रीस्टार्ट करने में, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी चेंजेस जो है वो हम फाइल में करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नोड मोन क्या करता है, उन सारी चीज़ें को डिटेक्ट कर रहा होता है और जैसे ही कोई चेंज हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए, जो है बेसिकली ts-node की डिपेंडेंसी, जो बेसिकली क्या करता है कि किसी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को ऑटोमेटिकली नोड में कन्वर्ट करके वो नोड के थ्रू रन कर देता है, ठीक है। इन तमाम डिपेंडेंसी के बारे में आप जो है वो npm पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर के ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको इन डिटेल जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे ये कुछ टाइम लेगा और ये सारी की सारी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज को आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी तमाम की तमाम डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी हैं और अगर आप मेरी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल को चेक करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक और डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ का सेक्शन बनाया और इसके अंदर तमाम की तमाम डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ लिस्ट डाउन कर दी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने जितने भी पैकेज हमें रिक्वायर्ड थे फ़िलहाल के लिए, वो हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। इस पॉइंट पर बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर एक और फाइल रिक्वायर्ड होगी, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा और क्लियर करते साथ ही मेरे पास एक कमांड होगी TSC की, जो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर होगा, ठीक है। अगर आपके पास ये TSC की कमांड अवेलेबल नहीं है, तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको सिंपली टाइपस्क्रिप्ट को ग्लोबली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली npm इंस्टॉल -g, -g का मतलब ये है ग्लोबल, और टाइपस्क्रिप्ट लिख के जो है वो जैसे आप एंटर करेंगे, तो टाइपस्क्रिप्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहीं पर भी टाइपस्क्रिप्ट की कमांड को इस्तेमाल कर सकेंगे, जो बेसिकली ये TSC है, जिसका मतलब है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इस टाइपस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो आपको सिंपली टाइप करना होगा TSC व्हिच इज़ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर डैश इनिट। जैसे ही आप टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर डैश इनिट करके एंटर करेंगे, तो ये कुछ टाइम लेगा और उसी के साथ बेसिकली आपकी एक tsconfig.json की फ़ाइल आपके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर दी, जिसके अंदर बेसिकली उसने ये पैरामीटर्स को इनेबल कर दिया है, ठीक है। और मैं अपना इंटीग्रेटर में रिस्पॉन्ड पे बंद कर लेता हूँ और जैसे मैं इस tsconfig की फ़ाइल को खोलता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो बहुत सारी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, जिनको मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जो चेंज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल F दबा के सर्च कर लेता हूँ, दैट इज़ रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ये प्रॉपर्टी है रूट डायरेक्टरी की, जो बेसिकली मैंने चेंज करनी है, ठीक है। अब ये रूट डायरेक्टरी बेसिकली क्या है कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स कहाँ पर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आगे जो है ना वो कमेंट्स में को बताया भी हुआ है कि ये प्रॉपर्टी किस लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई द रूट फोल्डर विद इन योर प्रोजेक्ट, विद इन योर सोर्स फाइल्स, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं ./src कर दूंगा। src का मतलब ये है कि मैं सारी के सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल इस सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली मैं यहाँ पर आते ही यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लूँगा, जिसे मैं सोर्स का नाम दे दूँगा, ठीक है। तो हम जितना भी कोड लिख रहे होंगे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, वो सारा का सारा इस सोर्स फ़ोल्डर के अंदर जा रहा होगा, सिंपल एज़ दैट, ठीक है। और इसी पॉइंट पे यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होगी जो बेसिकली डिस्ट की प्रॉपर्टी कहलाती है, सॉरी डिस्ट की नहीं, इट इज़ बेसिकली आउटर, ठीक है। आउटडर, ये वाली प्रॉपर्टी। आउटडर का मतलब सिंपल फॉर्म में बताऊं तो आउट डायरेक्टरी। आउट डायरेक्टरी का मतलब ये है कि स्पेसिफाई एन आउटपुट फोल्डर फॉर ऑल इमिटेड फाइल्स। इसका मतलब क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो सारी की सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स को कंपाइल करने के बाद जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इमिट करेगा, मतलब निकालेगा, वो किस फोल्डर में जाएंगी, ठीक है। तो आपका बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो आपका कंपाइल्ड आउटपुट किस फोल्डर में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो फोल्डर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं उस फोल्डर का नाम रख दूंगा डिस्ट, ठीक है। अब डिस्ट बेसिकली ये मेरे अकॉर्डिंगली मुझे अच्छा लगता है तो मैं रखता हूँ। आप बेसिकली कोई और नाम भी देना चाह रहे हैं तो आप कोई और नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट पे इसको मैं सेव कर दूंगा और सेव करते साथ ही सिंपली जो है वो सारी की सारी जो टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे नज़दीक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी हम ड्यूरिंग द कोर्स जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी वो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैं इस फाइल को क्लोज़ कर लेता हूँ और क्लोज़ करते साथ ही मैं इस पैकेज डॉट जेसन फाइल की भी क्लोज़ कर लेता हूँ और क्लोज़ करते साथ ही बेसिकली हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने सोर्स के फ़ोल्डर में और यहाँ पर मैं अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विच इज़ app.ts, ठीक है। app.ts बेसिकली जो समझ लें कि हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होगा, जहाँ पर हम अपने पहला एक्सप्रेस का सर्वर लिख रहे होंगे, ठीक है। और इस एक्सप्रेस के सर्वर को हम बेसिकली लिख रहे होंगे विद टाइपस्क्रिप्ट, इसलिए मैंने जो यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन दिया है वो .ts मतलब टाइपस्क्रिप्ट दिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं विच इज़ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे ऐप का, विच इज़ ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ठीक है, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर हम सिंपल जो है वो इस एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पे ऐप में जो है सेव करवाया है, इस ऐप के थ्रू हम बेसिकली अपना पहला एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एंड पॉइंट को बेसिकली आप लोग जो है वो कंट्रोलर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कंट्रोलर्स का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जेएस में हम इन चीज़ों को कंट्रोलर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीज़ों को राउट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं राउट्स की बात करूं या कंट्रोलर्स की बात करूं तो कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम एक काम करता हूं, मैं पहला एक राउट यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूं विच इज़ ऐप डॉट गेट
और इस डॉट गेट का मतलब ये है कि बेसिकली मैं गेट का एंड पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास गेट भी होता है, पोस्ट भी होता है, पुट भी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास रेस्ट एपीआईज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। हमारे पास गेट की रिक्वेस्ट भी होती है, पोस्ट की भी होती है, पुट की भी होती है और डिलीट की भी होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो रिक्वेस्ट हैं हम बेसिकली इस एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिंपल एक गेट का कंट्रोलर बनाऊंगा या राउट बनाऊंगा और उसके अंदर बेसिकली हम जो है ना वो डिफाइन करेंगे कि इस राउट का यूआरएल क्या होगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जो है वो इंडेक्स यूआरएल पे रखना चाह रहा हूँ। और उसके बाद बेसिकली हमारे पास जो है ना वो इस गेट के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स पास होंगे। एक में आप बेसिकली यूआरएल डिफाइन करोगे और सेकंड में बेसिकली आप एक जो है वो एरो फंक्शन डिफाइन करोगे, ठीक है। और इस एरो फंक्शन के अंदर आपके पास जो है ना वो दो पैरामीटर्स जा रहे होंगे। एक बेसिकली रिक्वेस्ट का पैरामीटर होगा और सेकंड आपके पास रिस्पॉन्स का पैरामीटर होगा, ठीक है। और इस पॉइंट में बेसिकली मैं अपनी इस फाइल को जो है वो फॉर्मेट कर लेता हूँ। और फॉर्मेट करते साथ ही जैसे ही आप कोई भी एंड पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है, दैट इज़ ऐप डॉट। उसको स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ऐप डॉट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिकली जो ब्यूटी है ना, ये ब्यूटी है टाइप स्क्रिप्ट की, ठीक है। तो मैं इस ऐप डॉट लिसन के जो है वो फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो दो पैरामीटर्स हैं। एक में बेसिकली आप जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे किस जो है पोर्ट पे आपको बेसिकली अपने सर्वर को अप करना है। तो मैं बेसिकली 3000 के पोर्ट को इस्तेमाल करूँगा। और सेकंड में बेसिकली आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो बेसिकली तब रन होगा जब आपका सर्वर प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली जो है यहाँ पर सिंपली लॉक करवा सकते हैं सर्वर, ठीक है, हैज़ स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, ठीक है, सिंपल एज दैट। इस पॉइंट में इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली सिंपली क्या किया, पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, उसका एक ऐप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने एक राउट डिफाइन किया जो कि एक गेट का राउट होने वाला है, जिसका यूआरएल बेसिकली जो है ना वो डिफ़ॉल्ट यूआरएल होने वाला है, जो जिसको बेसिकली हम लोग इंडेक्स यूआरएल भी बोलते हैं। और लास्ट में बेसिकली मैंने उस सर्वर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो मुझे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो रिस्पॉन्स में भेजनी चाहिए, ठीक है, मुझे भेजनी होगी। तो उसके लिए बेसिकली हम इस रिस्पॉन्स के जो है वो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होंगे, मतलब इस पैरामीटर को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसके लिए बेसिकली आप इसकी जो है ना, क्योंकि हम टाइप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली आप इनकी टाइप्स को भी प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी टाइप्स बेसिकली अगेन आप इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सप्रेस पैकेज, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, डिस्कॉमा लगा के यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा रिक्वेस्ट को, ठीक है, और इसी तरीके से रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये तो बस बेसिकली जो है वो टाइप्स हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलन देकर इनकी टाइप्स भी डिफाइन कर लेता हूँ कि ये रिक्वेस्ट की टाइप है और ये बेसिकली रिस्पॉन्स की टाइप है, ठीक है। तो दैट इज़ रिस्पॉन्स, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंट्रोलर है वो प्रॉपर्ली रेडी हो चुका है। मैं फॉर्मेट भी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए सिंपल इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर को इस्तेमाल करते हुए, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं रिस्पॉन्स डॉट करूँगा, डॉट के बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डॉट सेंड, और सेंड में मैं यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर एक रिस्पॉन्स पास कर दूँगा कि वेलकम टू express server with TypeScript, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्स है जो यहाँ पे मैं सेंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्मार्ट इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस फाइल को अब हम रन करेंगे, ठीक है। तो रन करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को मुझे जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बेसिकली जो है उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट्स में एक स्क्रिप्ट बेसिकली मेरी ये होगी जो बेसिकली एक्सप्रेस के सर्वर को डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करेगी और एक स्क्रिप्ट वो होगी जो मेरे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगी। बिल्ड का मतलब क्या है कि सारी की सारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स को जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट करेगी। और एक बेसिकली मेरी स्क्रिप्ट होगी जो बेसिकली प्रोडक्शन के थ्रू मेरे एप्लीकेशन को जो सारी की सारी कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट होगी उसको रन कर रही होगी, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इस टेस्ट की स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर 3 स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक डेव की स्क्रिप्ट होगी, ठीक है, और इसी पॉइंट पर एक मेरे पास होगी बिल्ड की स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसी पॉइंट पर एक मेरे पास स्क्रिप्ट होगी स्टार्ट की, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली अपना प्रोडक्शन सर्वर स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए बेसिकली जो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे वो होगा नोडमोन, ठीक है। नोडमोन का हम इस्तेमाल करेंगे और सोर्स के फोल्डर के अंदर जाकर हम बेसिकली अपनी ऐप डॉट टी एस की फाइल का
को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये नोड मोड बेसिकली क्या करेगा, ये अंडर द हुड बेसिकली इस टीएस नोड पैकेज की मदद लेगा और मदद के साथ ही बेसिकली इस app.ts फाइल को जो है वो कंपाइल करेगा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करते साथ ही नोड के थ्रू उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर देगा, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें ये खुद हैंडल कर रहा होगा और क्योंकि हम नोड मोड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोड मोड ऑटोमेटिकली इस फाइल को वॉच कर रहा होगा। तो जैसे हम कोई चीज़ चेंज करेंगे तो नोड मोड ऑटोमेटिकली इसे रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थी मेरी डेवलपमेंट की स्क्रिप्ट। इसी पॉइंट पे हम बेसिकली एक बिल्ड की स्क्रिप्ट बनाएंगे। इस बिल्ड की स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिंपल टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए ये सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को जो मेरे सोर्स फोल्डर के अंदर है इसको हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे मेंशन करूँगा टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर -p और यहाँ पे डॉट, ठीक है। -p अगेन एक पैरामीटर जो हम पास करेंगे और डॉट का मतलब क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को मैं बोल रहा हूँ कि इस करंट डायरेक्टरी के अंदर जाओ और करंट डायरेक्टरी के अंदर आपको एक tsconfig.json की फाइल मिलेगी, ठीक है, जो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन्ड है कंपाइलर ऑप्शंस, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करेगा कि इस tsconfig के अंदर जितने भी कंपाइलर ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ये सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्योंकि सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी तो फिर हम सिंपली उनको प्रोडक्शन में स्टार्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा नोड और नोड के अंदर जैसे साथ ही मैं dist/app.js कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज इस पॉइंट पे होंगे कि यहाँ पे मैंने डिस्ट क्यों मेंशन किया। डिस्ट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने tsconfig के अंदर मैं दोबारा आऊँ और यहाँ पर अगर मैं आउट डायरेक्टरी को सर्च करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को बोला है कि सारी की सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को इस डिस्ट के फोल्डर के अंदर आपने प्लेस कर देना है, मतलब वहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस बिल्ड की कमांड को रन करूँगा तो मुझे पता है कि बिल्ड की कमांड के बाद मेरे पास यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर एक डिस्ट का फोल्डर बनाएगा और उस डिस्ट फोल्डर के अंदर मेरे पास इस app.ts को कंपाइल करके वो app.js में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम इन तीनों स्क्रिप्ट्स को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर हम दोबारा app.ts में आ जाते हैं, ठीक है। और मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोल लेता हूँ, स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंशन करूँगा npm run dev और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने बेसिकली कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया है कि nodemon source/app.ts, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बेसिकली अंडर द हुड ts नोड को इस्तेमाल करते हुए मेरे सोर्स app.ts की फाइल को रन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़ पोर्ट 3000 लगता है, मेरे पोर्ट पे ऑलरेडी कुछ चीज़ चल रही है, इस वजह से जो है ना वो ये चीज़ चल नहीं पा रही। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ और बंद करते साथ ही स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और एक काम करता हूँ, पोर्ट चेंज कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैं इसको कर लेता हूँ पोर्ट 5000, सेव कर लेता हूँ। सेव करके साथ ही दोबारा जाता हूँ और दोबारा npm run dev को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अभी उम्मीद है क्योंकि मुझे पता है कि 5000 पोर्ट पे कोई भी चीज़ नहीं चल रही, जिसका मतलब ये 5000 में प्रॉपर्ली मेरे सर्वर को अप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग जो है उसने प्रिंट कर दी कि सर्वर हैज़ स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। 3000 पे नहीं है बल्कि 5000 पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मैंने बेसिकली 3000 मेंशन कर दिया है, तो कि बेसिकली इसको हम सही कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इस 3000 को यहाँ से हटाकर 5000 करता हूँ और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नोड मोड ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि को अपने फाइल में कुछ चेंज किया है। तो जैसे उसने डिटेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि वो दोबारा मेरे सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है। अब रीस्टार्ट होने के बाद बेसिकली यहाँ पर मुझे पोर्ट 5000 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 5000। इस पॉइंट पर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अपने ब्राउज़र में जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को इस्तेमाल करूँगा और यहाँ क्रोम में के साथ ही मैं जैसे ही लोकल होस्ट 5000 पे जाऊँगा, ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही स्ट्रिंग रिटर्न में आ रही है जो हमने वहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है। अगर इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू एक्सप्रेस सर्वर विथ टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, जो बेसिकली ये वाला राउट था जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट की स्क्रिप्ट जो हमने बनाई थी पैकेज.json के अंदर वो प्रॉपरली जो है मेरे पास काम कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैं इस डेवलपमेंट की स्क्रिप्ट को बंद कर लेता हूँ और बंद करते साथ ही मैं दोबारा स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा और क्लियर करते साथ ही हम काम ये करते हैं कि हम जो है वो इस बिल्ड की स्क्रिप्ट को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या मेरी ये बिल्ड की स्क्रिप्ट जो है वो सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को कन्वर्ट करती है कि नहीं करती है। तो दैट इज़ npm run और यहाँ पे मैं बिल्ड को मेंशन कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बेसिकली इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया tsc-p डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी कमांड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुकी है और इस पॉइंट पे आप अगर मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली एक टेस्ट का फोल्डर क्रिएट कर लिया है और अगर आप इस टेस्ट के फोल्डर को ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि उसने सोर्स से इस app.ts को कंपाइल करके app.js में
डाल दिया है और फ़ोल्डर का नाम उसने डिस्ट ऑटोमेटिकली दे दिया है, और ये वही फ़ोल्डर का नाम था जो हमने tsconfig.json की फ़ाइल में मेंशन किया था। और अगर इस app.js की फ़ाइल को देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो है वो टाइप्स जो है ना जावास्क्रिप्ट मिल रही होगी बेसिकली, जो बेसिकली टाइप्स को कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट जो निकली है वो यहाँ पे आपको मिल रही होगी, ठीक है। और अभी हमें जो है ना बेसिकली इस जावास्क्रिप्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कभी भी इस जावास्क्रिप्ट को चेंज नहीं करते क्योंकि ये बेसिकली हमारा कंपाइल्ड आउटपुट है, ठीक है। तो मैं सिंपली इस फाइल को क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करते साथ ही अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली इस app.js की फाइल को अब हम विद द हेल्प ऑफ नोड हम इस चीज़ को रन कर सकते हैं, और वो हमने ऑलरेडी जो है वो इस कमांड में मेंशन कर दिया, स्टार्ट कमांड में, ठीक है। जो बेसिकली नोड की मदद से डिस्ट के फोल्डर के अंदर जाकर इस app.js की फाइल को रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल रन कर दूंगा npm रन स्टार्ट। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने अगेन नोड को इस्तेमाल करते हुए मेरे app.js को जो है वो रन कर दिया, और अगेन मेरे पास सेम ही आउटपुट आया है कि सर्वर हैज़ स्टार्टेड ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर मैं दोबारा गूगल पे जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी भी सेम ही रिस्पॉन्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हम बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के अंदर सारा का सारा कोड लिख रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं अपना इंटीग्रेटर बंद करूँ, हम सारा का सारा कोड टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे होंगे, और जब भी हमें इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होगा प्रोडक्शन के लिए, हम सिंपल जो है वो इस बिल्ड कमांड को इस्तेमाल करेंगे, जो सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स को कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट में ले जाएगा। और अगेन हम प्रोडक्शन में इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे npm run start को, जो बेसिकली मेरी नोड की मदद से मेरी इस प्रोडक्शन बिल्ड को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने बेसिकली अपना प्रोजेक्ट जो है, बेस प्रोजेक्ट जो है वो हमने सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बेसिकली फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कमिंग वीडियोज़ के अंदर हम बेसिकली जो है वो फर्दर क्या करेंगे, हम डिफरेंट जो है राउट्स के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, और राउट्स के ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद जो है हम फर्दर जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं काम करता हूँ कि सारा का सारा जो कोड है वो आपको गिटहब की रिपोजिटरी में डाल दे देता हूँ, ताकि आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो मैं अपना इंटीग्रेटर में खोल लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और क्लियर करते साथ ही मैं यहाँ पे git init रन कर दूंगा ताकि एक इनिशलाइज हो जाए रिपोजिटरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं जो है वो एक git ignore की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज़ डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। और इस गिट इग्नोर के अंदर बेसिकली मैं जो है वो फाइल्स मेंशन करूँगा जो गिट पर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो अगेन मुझे इस नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को बेसिकली आप सिंपली जो है वो जैसे ही आप npm इंस्टॉल रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका npm सारे के सारी डिपेंडेंसीज को यहाँ से ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ही इस नोड मॉड्यूल्स को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा नोड मॉड्यूल्स भी डिलीट हो चुका है, और इस पॉइंट में बेसिकली मैं इस डिस्क के फोल्डर को भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और डिस्क के फोल्डर को डिलीट करने का रीज़न ये है कि अगेन इसको मैं इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर आऊँ तो मैं इस कमांड के थ्रू अगेन सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास डिस्क का फोल्डर ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अगर मैं यहाँ पर सिंपल जो है इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल को यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे सिंपल अगर मैं npm इंस्टॉल रन करता हूँ, ठीक है। तो ये npm बेसिकली क्या करेगा कि इस पैकेज डॉट जेसन को जाके रीड करेगा, और सारी की सारी डिपेंडेंसीज और डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी कमांड प्रॉपर्ली चल चुकी है, और अगेन मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का जो है प्रॉपर फोल्डर ऑटोमेटिकली npm ने क्रिएट कर दिया है। और इस पॉइंट पर अगर आप दोबारा सोर्स के अंदर मेरी app.ts के अंदर आते हैं तो अगेन मैं इस फाइल को रन कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्लियर करके अगर मैं जैसे ही npm रन डेव करूँगा तो दोबारा जो है वो प्रॉपरली मेरे पास ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मोड के अंदर रन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगेन उसने नोड मोड को इस्तेमाल किया है, और मेरे इस app.ts की फाइल को स्टार्ट कर रहा है, जो बेसिकली मेरा एक्सप्रेस का सर्वर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सर्वर प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप इसको ब्राउज़र पर जाकर जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि मुझे सेम ही रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मैं इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को, और अगर हम इसको बिल्ड भी करके देख लेते हैं तो npm रन बिल्ड करेंगे, तो जैसे ही आप इसको npm रन बिल्ड करेंगे तो अगेन आपके पास डिस्क का फोल्डर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप प्रोडक्शन मोड के अंदर रन कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टाइप स्क्रिप्ट भी कंपाइलर ने अगेन सारी की सारी टाइप स्क्रिप्ट को कंपाइल करके मेरा डिस्क का फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे टर्मिनल में स्क्रीन को क्लियर करके npm रन स्टार्ट करके नोड की मदद से बेसिकली इस फाइल को रन कर सकता हूँ, जो अगेन मेरे एक्सप्रेस के सर्वर को स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगेन जब आप क्रोम पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो अगेन आपको सेम ही रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा होगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं काम करता हूँ, गिट इग्नोर के अंदर आता हूँ और आते साथ ही मैं यहाँ पे 2 फ़ोल्डर्स के नाम मेंशन करूँगा। एक है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये मुझे जो है वो गिट पे नहीं चाहिए, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को अगेन आप npm इंस्टॉल करके जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम मुझे डिस्क का फ़ोल्डर भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको भी मैं अगेन npm रन बिल्ड की कमांड से इस डिस्क के फ़ोल्डर को भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा तकरीबन सारी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो है वो काम करता हूँ, मैं सारी चीज़ें सेव कर लेता हूँ और अगेन इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं गिट की रेपो में अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो गिटहब का रिपॉजिटरी का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझने को मिली होंगी कि हम एक्सप्रेस को कैसे टाइपस्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस और टाइपस्क्रिप्ट को लेके साथ हम एक बेस प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।